नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी का? स्वागत नए चैप्टर में। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है यूनिट डिजिट। ठीक है, टॉपिक का नाम है यूनिट डिजिट। दो क्लासेस हम इसकी भी करेंगे। मतलब आप केवल यूनिट डिजिट से कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो वो हम सीखेंगे। इंग्लिश में इसको कहेंगे यूनिट डिजिट, हिंदी में इसको कहेंगे इकाई अंक। कैसे हैं आप लोग सभी? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो ये भी एक ऐसी कला है जो आप अभी जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आप इसको सीखोगे। एंड अगेन आप इसको आगे कभी भी कोई क्वेश्चंस आते हैं वहां पे आप यूज में लाओगे तो ये आपकी हैबिट में आएगा। और कई बार बड़े बड़े कैलकुलेशंस लास्ट में जाके यूनिट डिजिट से बहुत इजीली निपट जाते हैं, जो हम अभी कई एग्जांपल्स आज देखेंगे। केम छो मजामा? हम्म। ठीक है, इसलिए मस्त फुल स्क्रीन करके पूरा ध्यान लगाइए और सीखिए। देखो, जैसे पहला सवाल है यूनिट डिजिट, आपको मैं समझाता हूं। पहले कुछ एक दो बेसिक बातें आप इसकी समझ लो क्या होता है। जैसे भाई मैंने कहा कि 4738 मल्टीप्लाई बाय 3212 मल्टीप्लाई बाय 5137, है ना? तो आपको यह समझना है कि यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक। तो इकाई अंकों से ही आंसर जो आएगा उसका, प्रश्न का इकाई अंक और आंसर का, तो आप यहां पे केवल 8 ले लोगे, यहां पे केवल आप 2 ले लोगे और यहां पे केवल आप 7 ले लोगे। क्योंकि टकराएंगे तो ये तीनों ही ना लास्ट में, तो जो भी आंसर आएगा वो डिपेंड तो इन्हीं पे करेगा, है ना? तो 8, 2 और 7, तो 8 का दुगना हो गया 16, तो 8 का दुगना हो गया 16, 16 का 6 ले लो, 6 इंटू 7 42 का 2 ले लो। तो मुझे ये पता चल गया कि भाई आंसर जो भी आए लेकिन लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में 2 आएगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। तो ये प्लस में माइनस में सारी चीजों में काम करेगा, क्योंकि यूनिट डिजिट्स टकराएंगे तो यूनिट डिजिट जो आएगा वो सेम रहेगा। तो आपका आंसर जो भी हो, अगर 8 का दुगना 16, 16 का 7 गुना 112 का 2 आ रहा है तो वो 2 ही आएगा। क्लियर है इतनी बात? बस इतना सा कॉन्सेप्ट लेकर हम चलेंगे। फिर इसमें एक डिवीजन वाला भी काम होता है। जैसे कई बार क्या होता है कि आपके पास ऊपर है 4, 6, 5 या कुछ भी है, कोई भी नंबर है और उसके लास्ट में मान लीजिए 8 है ना? फिर नीचे कोई नंबर है और उसके लास्ट में मान लीजिए 6 है ना? अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा। तो अब आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, आपको देखना है। आपको यह पता है कि जैसे ऊपर 8 है, कोई नंबर है, नीचे कोई नंबर है, उसके साथ 6 है और इसका आंसर कुछ ना कुछ आएगा। तो आपको यह पता है कि भाई ये इससे अगर कटेगा तो मैं 6 में किस संख्या का गुणा करूं कि 8 आ जाए। तो देखो, एक का गुणा करेंगे 6 कम 6 नहीं आ सकता। फिर आपने 2 में गुणा किया कि भाई 6 दूनी 12 का 2 नहीं हो सकता। फिर 6 का 3 गुना ये हो सकता है, क्योंकि 6 में 3 टकराएगा तो 6 3 18 का 8 आ जाएगा। 6 इंटू 4 24, 6 पंजे 30, 6 और 6 36, 6 7 42, 6 8 48, है ना? क्योंकि 6 में 8 का गुणा होगा तब भी 48 आ सकता है। 6 इंटू 9 72 नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? तो आपको अब यहां पे दो ऑप्शन मिल गए कि भाई जो भी आंसर है उसके लास्ट में 3 आ सकता है, या जो भी आंसर है उसके लास्ट में 8 आ सकता है। क्योंकि 6 तिया 18 का 8, 6 8 48 का 8। अब ऑप्शन है, मान लो ऑप्शन है कि भाई एक ऑप्शन है 243, एक ऑप्शन है 513, सॉरी 512, एक ऑप्शन आ गया कि आपका 469, एक ऑप्शन आ गया आपका कि 382, है ना? अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास दो ही चीजें, लास्ट में या तो 3 आएगा या 8 आएगा। तो केवल एक 3 वाला ऑप्शन है, तो हम कहेंगे कि 243 इसका आंसर है। जस्ट एक नॉर्मल आपको रैंडम एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए। बात समझ में आ रही है सभी को? तो दो ही चीजें हो सकती हैं कि या तो ऐसे मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो। प्लस माइनस तो हम करेंगे ही, वो भी सारे सवाल करेंगे, बट ऐसे हम लॉजिक लगाएंगे, है ना, कि 6 में किसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि 8 आ जाए। तो वो दो पॉसिबिलिटीज आपकी हो सकती हैं। क्लियर है सभी को?
अच्छा, बहुत अच्छे अमित जी। चलें, अब हम अपने इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहां पर ध्यान से देखिए, जैसे आपसे यहां पे क्या कहा है, यहां पे दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहां पे दशमलव के बाद जो भी हो लेकिन 1 है ना। यहां पे दशमलव के बाद जो भी हो लेकिन दशमलव के बाद हम केवल 3 लेंगे। फिर प्लस वाला पहले लेते हैं। अब जैसे 9 है, यहां 2 अंक है, यहां 2 अंक है, यहां 2 अंक है, तो भाई यहां भी तो 2 अंक लेने पड़ेंगे। तो यहां पे आप दशमलव के बाद 9 जीरो ले लोगे, और माइनस में दशमलव के बाद आप 0 8 ले लोगे। क्योंकि देखो, सबसे पहले हम यही देखेंगे कि यहां पे 2 सेम है, यहां पे ये 2 अलग हैं। सो लेट्स ट्राई कि आपका यूनिट डिजिट से काम हो रहा है क्या। तो आप देखो यहां पे है ना, मैं इसको 0 1 लिख देता हूं ताकि सब एक जैसे दिखें। तो आपने कहा यहां पे कि सर इन सबको जोड़ लेते हैं, तो ये हो गया 3 और 1 4, 4 में 0 जुड़ा, तो ये अभी भी आपके पास 4 ही है। ठीक है, 1 और 3 4 और 0 हो गया आपका 4, और यहां पे कितना है 8। अब देखो 4 में से 8 तो माइनस नहीं होगा, इनका इकाई अंक क्या आएगा 4, इसका इकाई अंक क्या है 8। 4 में से 8 जाएगा नहीं, क्योंकि आपको फिर एक चीज बताता हूं, कभी ऐसा नंबर हो कि ऊपर 4 हो और नीचे 8 हो, तो ऐसा तो हो सकता है ना। तो आप क्या करते हो, कैरी करते हो, बाजू से एक उधार लेते हो, तो 14 में से 8 गया, मतलब आप कहोगे कि सर सबसे लास्ट में जो है वो क्या आएगा 6 आएगा, और 6 वाला एकमात्र ऑप्शन है, तो आपका आंसर क्या आ गया, बी आ गया। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब समझ में आएगा आपको बहुत अच्छे से। क्लियर है। ये 1 है, ये 3 है, ये 0 है, तो 3 और 1 कितना हो गया भाई, 4 हो गया। यहां पर कितना है, ये 8 है, तो ये 8 हो गया। 4 में से 8 गया तो कितना आ गया आपका, 6 आ गया। तो 14 में से 8 गया, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आया समझ में। अच्छा नीलम जी, अच्छी बात है जी। ओके भाई, तो ये नीचे के एग्जाम्पल्स अलग है ना, ये अलग चीज हो गई, ये अलग चीज हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। दोनों सेम क्वेश्चन है, आप यही वाला देख लो। .09 नहीं है भाई, .90 है, क्योंकि 9 के बाद एक और जीरो लगाएंगे ना, तो 1 और 3 और 0 मिलके बनेगा 4, और 0 8 का 8, 4 में से 8 गया 6। दशमलव पढ़ा चुका हूं ना मैं आपको, दशमलव में सब बताया है आपको बहुत अच्छे से। चलो देखें, देखो जैसे ये किसका स्क्वायर है, तो आप कहोगे सर ये 12 का वर्ग है। फिर 0 3 24, तो दशमलव के बाद 4 अंक हैं, तो बाहर दशमलव के बाद 2 अंक निकलेंगे, तो 324 किसका वर्ग होता है, 18 का वर्ग होता है। फिर दशमलव के बाद 2 अंक है, तो बाहर 2 अंक एक अंक निकलेगा, तो ये किसका वर्ग है, ये 26 का वर्ग है ना, 26 का है। तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहां भी 2 अंक लगा देते हैं। अब आप इसको आराम से जोड़कर सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो अब मतलब अब तो खैर कुछ काम ही नहीं बचा है, बट स्टिल दशमलव के बाद आप देखोगे तो यहां 8 है और यहां 0 है, मतलब यहां क्या आएगा, दशमलव के बाद जो भी आए, दशमलव के बाद जो भी अंक आए, 0 दशमलव के बाद जो भी आए, लेकिन क्या आएगा आपके पास, 8 आएगा, और 8 एक ही ऑप्शन में है, तो सी आपके प्रश्न का आंसर है। ठीक है, देखो प्रश्न अभी हम इजी ले रहे हैं, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट अभी आए हुए प्रश्न हमने वो निकाले। तो आप प्रश्न के इजीनेस या टफनेस पे मत जाना, आप केवल लॉजिक समझने की कोशिश करना कि हमें करना क्या है ना, करना क्या होता है। तो भाई ये 12 का वर्ग है। अब आपको पता है कि 12 मतलब एक्चुअल में 12.00 है ना, तो 0 8 और 0, यानी आखिरी में क्या आएगा, 8 आएगा, 8 एक ही ऑप्शन में है, तो ये आपका आंसर हो गया।
कहां पे? अच्छा सॉरी यार, सॉरी 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 सॉरी, यहां माइनस है, माइनस है, ठीक है। तो अच्छा, फिर भी आपका 8 ही आएगा, क्योंकि 8 में से 0 जाएगा तो 8 ही बचेगा, ठीक है। यहां माइनस है, 8 में से 0 जाएगा तब भी आपका 8 ही बचेगा। चलिए आगे, इसको देखिए। अरे प्रभु, मैं कहूं कि 0.16 में से 0.60 घटाओ, है ना, या 18 में से, तो 8 में से 0 जाएगा तो 8 ही बचेगा ना। -0 है तो 0 का कोई काम नहीं ना, 8 में से 0 ये, हाँ 11 में से 6 जाएगा तो यहां पे 5 बचेगा। नेक्स्ट करो। इसको वैसे आप नॉर्मल भी सॉल्व कर सकते हो, बट ठीक है, फिर भी हम थोड़ा सा यूनिट डिजिट सीखेंगे क्या इसमें हो सकता है। तो आप जैसे सबसे पहले यहां से शुरू करोगे, पहले इनका गुणा होगा और इसमें भाग जाएगा, तो ये आएगा आपका 25 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, है ना। फिर आप यहां पे देखोगे 5 इंटू 5, 5 इंटू 7 और 7 इंटू 7, तो ये कितना आ गया आपका, 35 आ गया। ओवरऑल इतना सॉल्व करने पर आपको क्या मिल गया, 35 मिल गया। अब इसको आप गुणा भी करोगे, भाग भी दोगे, तो ये आ जाएगा 24, डिवाइड में आएगा 70, मल्टीप्लाई में आएगा आपका 35, है ना। वो 35 उधर से निकल के आया, तो 35 से 2 बार गया, 2 से ये 12 बार गया, तो कुल मिला के आखिरी में कोई बहुत विशेष नहीं बचा है। 18 12, 8 दूनी 16 का 6, आखिरी में 6 आ रहा है। 18 12 216 होता है वैसे भी, सो नॉट बिग डील। ठीक है, बोर्ड मास नॉर्मल क्वेश्चन था, आ गया होगा आपको समझ में। इस क्वेश्चन को देखिए और कोशिश करिए यूनिट डिजिट से करने के लिए, क्योंकि उसी की प्रैक्टिस हमें करनी है। आया, देखो अब आप यहां क्या करोगे, जैसे आपको पता है कि यार 7 और 2 कितना होता है, 9, और 9 का वर्ग होता है 81 का 1। 7 और 2 9, 9 का वर्ग हो गया 81 का 1। आगे चले, यहां पे केवल यूनिट डिजिट देखो, तो आप देखोगे कि भाई 7 का दुगना 14 का 4, और 4 इंटू 4 16 का 6, तो यहां पे 6 आ गया। अब 1 में से 6 जाएगा नहीं, 11 में से 6 जाएगा, यानी लास्ट में क्या आना चाहिए, 5, और 5 एक ही ऑप्शन में है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 625, 625। ओके, है ना भाई। 7 और 2 9, 9 का वर्ग 81 का 1, 7 का दुगना 14 का 4, 4 इंटू 4 16 का 6, तो 11 में से 6 गया, लास्ट में आपका 5 आएगा, 5 एक ही ऑप्शन में है, 625। ओके, नेक्स्ट। अब ये अनुपात समानुपात वाला क्वेश्चन है, आपको बेसिक पता होना चाहिए, बता भी देता हूं मैं एक बार। जैसे ये कभी भी ऐसा फॉर्मेट हो, इसका हमेशा मतलब होता है, ये अगर अनुपात में है, ये अनुपात में, तो समानुपात में ये होता है कि ए में बी का भाग देते हैं और सी में डी का भाग देते हैं, बराबर कर देते हैं। तो ये ऐसा ही होगा,
आपके पास है 36, इधर आ जाएगा आपका 81, इधर जाएगा x और इधर जाएगा 63। अब लगाओ जरा दिमाग, नॉर्मल मत सॉल्व करना, यूनिट डिजिट से सॉल्व करना। संख्याएं अभी हमने आसान ली हैं, लेकिन आगे बड़े नंबर्स भी मिलेंगे आपको काफी। और इन चीजों को हर चैप्टर में लगाने की कोशिश करो, सिंप्लीफिकेशन हो, परसेंटेज हो, रेशो हो, कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत जगह यूज होगा। आपके पास अगर मैथ्स फाउंडेशन भी है तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर मेरा देखना, मैंने यूनिट डिजिट का बहुत यूज करा है, उसमें बहुत यूज होता है, डिजिटल सम और यूनिट डिजिट बहुत यूज में आएगा। हम्म। हो गया। देखो, आपको पता है कि ये दोनों का गुणा होगा, तो 6 तिया 18 का 8 और नीचे 81 का 1 बराबर में x, है ना। अब एक में किसका गुणा करें कि 8 आ जाए, तो ऑप्शन की मदद लो। 1 इंटू 0 नहीं हो सकता, 1 इंटू 1 1 आएगा, 1 इंटू 9 9 आएगा, 1 इंटू 8 8 आ जाएगा। एक में किसका गुणा करें भाई, एक में अगर आप 28 का 8 का गुणा करोगे तो 1 इंटू 8 8 आ जाएगा, तो 28 आपका आंसर है। जहां भी कैलकुलेशन है और अगर आपके ऑप्शंस के यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, ध्यान रहे कि अप्रोक्सीमेशन में नहीं लगेगा, दो जगह दिक्कत देगा। जब आप ऑप्शंस आपको ऐसे लगभग दे दिए, अप्रोक्सीमेशन में दिए, तब तो ये काम ही नहीं करेगा। क्योंकि मान लो रियल आंसर है 22.535, तो उन्होंने उसको राउंड फिगर में 23 कर दिया, तो यहां पे लग ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। दूसरा, कि जब लास्ट में जीरो आएगा तब बड़ी दिक्कत आएगी, है ना, क्योंकि 5 है, 6 है, 7 है, फिर इसके बाद 3 है। अब आपके पास ये मान लो ये स्थिति है, अब ऑप्शन है 2390, 2490। अब आपके लिए दिक्कत है, क्योंकि 6 पंजे 30, लास्ट में जीरो आएगा, तो अब जीरो तो दो दो ऑप्शंस में, तो लास्ट में जीरो होने पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अप्रोक्सीमेशन में तो बिल्कुल लगाना ही नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। 17 227 19 का चतुर्थ अनुपाती, सेम क्वेश्चन है, 17 272 19 और x। तो आप क्या करोगे, वापस वही चीज बनेगी, इनका गुणा होगा, तो आपको पता भी होगा कि इनका आपस में गुणा होता है, इनका आपस में गुणा होता है। तो बेसिकली ऐसे ही होगा कि 272 इंटू 19, नीचे 17 आएगा बराबर में x। आप चाहें तो वो लिख लो कि 17/272 बराबर में 19/x, वही स्थिति बनेगी, इन दोनों का आपस में गुणा होगा और 17 नीचे जाएगा। लगाओ भाई दिमाग। अप्रोक्सीमेशन में यूनिट डिजिट नहीं लगेगा, कुछ नहीं कर सकते आप। अप्रोक्सीमेशन में यूनिट डिजिट नहीं लगेगा, अप्रोक्सीमेशन में डिजिटल सम नहीं लगेगा, उसको आपको नॉर्मल पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे पता करें कि इसको ऊपर रखना है नीचे रखना है, तो इसके लिए रेशो चैप्टर पढ़िए, रेशो में यही सब आता है। हाँ जी, तो देखो, 9 का दुगना हो गया 18 का 8, और नीचे आपके पास क्या है 7। 7 में किसका गुणा करें कि 8 आ जाए, तो 7 का दुगना होता है 14 का 4, नहीं हो सकता। 7 या 21 का 1 नहीं हो सकता, फिर 7 का 3 गुना 21 नहीं हो सकता। 7 इंटू 4 28 का 8 आ जाएगा, 304 आपका आंसर है, 304। समझ गए, 7 इंटू 4 28 का 8। ओके, चलो आगे।
17 और किसी अज्ञात संख्या के बीच मध्य अनुपात 51 है। अज्ञात संख्या का मान ज्ञात करिए। देखो फिर से ये रेशो का हिस्सा है, आपको नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं। पहले तो समझो कि ये मध्यानुपाती वाला कॉन्सेप्ट होता है जिसको इंग्लिश में मीन प्रोपोर्शन कहते हैं, और इसका एक सूत्र होता है कि a इंटू सी इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, और ये जो b है इसी को मध्यानुपाती कहते हैं। तो इनका ये कहना है कि भाई एक संख्या तो 17 है, एक संख्या जो मध्यानुपात है वो 51 है, तो एक संख्या आपको पता लगानी है और उसका नाम है सी। कि सी क्या होगा ये आपको पता लगाना है। एक संख्या 17 दी है, एक संख्या आपको 51 दी है, और सी आपको पता लगाना है। ठीक है, तो इसी में आप बस वैल्यू पुटिंग करोगे तो b का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 51 इंटू 51, उसमें c तो यही रहेगा, a नीचे चला जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी है 17 है। हालांकि क्वेश्चन बहुत इजी है बट फिर भी हम समझेंगे। तो एक और एक कितना आ जाएगा भाई, ऊपर एक आ जाएगा, नीचे आपके पास क्या है 7। 7 में किसका गुणा करें कि एक आ जाए, तो 7 इंटू 7 49 का 9 नहीं हो सकता, 7 तिया 21। ठीक है, 7 का 3 गुना आपका 21 हो सकता है, और 7 एकम 7 भी हो सकता है ना। तो 7 एकम 7 नहीं हो सकता, फिर 7 तिया 21 का 1, और फिर 7 एकम 7, तो आपके पास एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, दैट इज 153। समझे? 7 3 जा 21, 7 तिया 21। तो इसके लिए थोड़ा आप रेशो पढ़ोगे ना तो ये चीजें सीख जाओगे कि ये सब कैसे काम करता है। मध्यानुपाती, चतुर्थ अनुपाती, ये सब रेशो में है ना। मल्टीपल वाली टेक्निक तो है ही आपके पास, वो तो है ही। एक्स और वाई का लघुत्तम समापवर्त्य 441 है, महत्तम समापवर्त्य 7 है। एक संख्या अगर ये है तो दूसरी क्या होगी। आपको पता होगा कि किसी भी दो संख्या का गुणा और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणा हमेशा बराबर होता है। कोई भी दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन और उनके एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज इक्वल होता है, हमेशा बराबर होता है। तो एक नंबर आपके पास 49 है, दूसरा नंबर आपको नहीं पता, फिर उनका एलसीएम कितना है, तो उनका एलसीएम है 441, और उनका एचसीएफ कितना है, तो उनका एचसीएफ है 7। ओके भाई, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका y। यहां पे आप देखोगे तो 7 एकम 7, ऊपर 7 आ गया, और नीचे आपके पास क्या है 9 है। 9 में किसका गुणा करें कि 7 आ जाए, बस इसको सॉल्व कर लो। हाँ, जो डिवाइड में है उसको मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, अरे बाप रे, तो बड़ी गंभीर समस्या आ गई। आप एक बात बताओ, जैसे मैंने लिख दिया ऊपर, पहले इसको निपटाते हैं फिर मैं बताता हूं कि हम गुणा क्यों कर रहे हैं। हो गया, तो देखो 9 इंटू 6 54 का 4 आएगा, 9 इंटू 5 45 का 5 आएगा, 9 इंटू 6, 9 इंटू 6 कितना, फिर वही 54 का, गलत, और 9 तिया 27 का 7 आ जाएगा। तो आपका 63 आंसर है, 63 इज द राइट आंसर। ठीक है, जैसे भाई मुझे एक बात बताओ, यहां पे मान लो 198 है और मुझे इसमें 11 का भाग देना है ना। अब मैं ऑप्शन दूं कि भाई पहला ऑप्शन है आपका 18, है ना, या पहला ऑप्शन ले लो कि 21, फिर एक आ गया 18, एक आ गया आपका 17, एक आ गया आपका 14, है ना। क्या भाग दें, 198 में 11 का भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, तो आप कहोगे 11 एकम 11, 11 इंटू 8 88, मतलब आंसर ही आएगा। हम बेसिकली क्या करते हैं, हम ये पता लगा रहे हैं कि 198 लाना है तो 11 में किस संख्या का गुणा करें, 11 में किस संख्या का गुणा करें कि आ जाए। तो हम 1 बाय 1 यहां पे देखते हैं कि भाई 1 का गुणा 1 से करेंगे, 1 का गुणा अगर 1 से करेंगे तो 1 आएगा, जबकि हमें तो 8 चाहिए। 1 का गुणा 8 से करेंगे तो 8 आएगा, यह आंसर हो सकता है। 1 का गुणा 7 से करेंगे तो 7 आएगा, हमें तो 8 चाहिए। 1 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 आएगा, हमें तो 8 चाहिए। तो हम बेसिकली गुणा इसलिए कर रहे हैं कि 11 का गुणा किस संख्या से हो ताकि इकाई अंक आ जाए, 9 का गुणा किस संख्या से हो ताकि इकाई अंक 7 आ जाए। तो 9 इंटू 6 54, 9 इंटू 5 45, 9 इंटू 6 54, 9 इंटू 3 27 का 7, बस ये कारण है।
जिनको समझ नहीं आ रहा है कि भाग देने में गुणा क्यों कर रहे हैं, उनके लिए एग्जाम्पल है। महत्तम समापवर्तक मतलब HCF, LCM और HCF, लघुत्तम, LCM, महत्तम, HCF। आ गया भाई। LCM HCF नहीं पढ़ेंगे हम, वो कैलकुलेशन बैच के सिलेबस में नहीं है। चले आगे। अच्छा जी, जगभान। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,25,000 है, हर साल जनसंख्या 2% बढ़ती है, 3 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी? अब देखो, आज जनसंख्या 1,25,000 है ना। हर साल जनसंख्या 2% बढ़ती है। दो तरीके हैं, पहला है कि हम इसको 102/100 लिख लें, या फिर आपको पता है कि 2% का मतलब होता है 1/50, यानी 50 पर 1 की वृद्धि। तो 50 पर 1 की वृद्धि यानी 50 से क्या हो जाए, वो 51 हो जाए, फिर क्या हो जाए 51/50, फिर क्या हो जाए 51/50, तब जाके जनसंख्या कितनी हो, यही तो हमें बताना है। भाई आज जनसंख्या 1,25,000 है, हर साल 2% बढ़नी है, तो 102/100, 102/100, 102/100 ये भी लिख सकते हो, और 102/100 को काटोगे 51/50 ही आएगा, दोनों दो से कट जाएंगे। अब आप इसको सॉल्व करके बताओ। ऑप्शन में मैंने देखा कि भाई सबके यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, बहुत बढ़िया बात है। तो अब दिमाग लगाइए, क्या हो सकता है, क्या किया जाए। क्योंकि दोनों जरूरी हैं अभिलाषा जी, चैप्टर्स भी पढ़ना है, कैलकुलेशंस भी अच्छा करना है। हो गया। अब जैसे यहां पर क्या हो रहा है, आप अगर देखोगे तो 3 जीरो से तो आपके 3 जीरो गए, 5 × 5 25, 25 × 5 125, तो 125 से 125 भी गया, तो भाई बचा बस 1 × 1 × 1, 1 × 1 × 1। तो आपका यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए, यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए, और किस्मत अच्छी होगी तो एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो गए, 5 × 5 25, 125, 125 गया, 1 1 1, आखिरी में एक आएगा, और एक यूनिट डिजिट है, एक एक ही ऑप्शन में है, सी आपका आंसर है। ऐसे लगाना है। अब ये प्रश्न ये जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, ये परसेंटेज का है, लेकिन आपने उसमें यूनिट डिजिट लगा दिया, और यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जहां कैलकुलेशंस आ जाए वहां पे आप इसको यूज करते जाना, चीजें आपसे बनेंगी। अगला देखते हैं। यह भी परसेंटेज का इलेक्शन चुनाव वाला प्रश्न है, एक बार आप पढ़ो फिर मैं बताता हूं। अब इसके लिए चैप्टर पढ़ा हुआ होगा तब बनेगा ना। अब इलेक्शन वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं पता तो हो। 106 नहीं ले सकते भाई।
बता दूं, देखो, दो उम्मीदवार पीक्यू के बीच एक चुनाव हुआ। पी को कुल मतों का 78, वैध मतों का, वैलिड वोट्स का 78% मिला, और निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतों की संख्या 75,60,000 थी, है ना। टोटल जो वोट डलेंगे वो कितने, 75,60,000। ओके, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, 15% अवैध हो गए। यहां से शुरू करेंगे। हम जानते हैं हर चीज हमेशा 100% होती है। 10% लोग वोट डालने ही नहीं आए, मतलब कितने लोग वोट डालने आए भाई, 90%। 15% मत अवैध हो गए, तो 15% अगर अवैध हो गए तो वैध कितने माने जाएंगे, 85 माने जाएंगे। और उसमें से पी को कितना मिला है, तो आपको बोला है क्यू को कितना प्राप्त हुआ। हम जानते हैं कि हर चीज 100% होती है। अगर पी को 78% मिल गया तो क्यू को कितना मिलेगा, 22% मिलेगा। तो यहां पे आपको 22 का फिर से गुणा करना पड़ेगा। समझे? चुनाव वाले प्रश्न पढ़ना कि ऐसा क्यों करते हैं। 10% लोग नहीं आए तो 90 आए, 15% अवैध हुए तो बचे 85 वैध, वैलिड, और उसका 78% पी ले गया, तो 100 में से 78 गया, तो क्यू को कितना मिलेगा, 22 मिलेगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, 1 2 3 4, तो आपके 4 जीरो से तो 4 जीरो गए, ठीक है। और यहां पे क्या हो सकता है, यहां पे आपका 1 जीरो और कैंसिल हो सकता है ना। अब इसके अलावा क्या कर सकते हो, नीचे का जीरो हटाओ, नहीं तो वो दिक्कत देगा आपको। तो आप ये करोगे कि भाई 2 से इसको उड़ा दिया 5 बार, 2 से इसको उड़ा दिया 11 बार, और 5 से इसको उड़ा दिया 17 बार, काम खत्म। तो यहां देखो क्या है, 6 है, यहां क्या है, 9 है, यहां क्या है, 7 है, और यहां क्या है, 1 है ना। तो 6 × 9 54 का 4, 7 × 4 28 का 8, 8 एकम वापस से 8, आखिरी में 8 आना चाहिए, और 8 केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। समझे? 6 × 9 54 को पूरा मत लो, क्योंकि हमें तो इकाई अंक से मतलब है, तो 4, 4 × 7 28, तो 28 का 8, 8 एकम 8, लास्ट में 8 आना चाहिए। अब बताओ कैसा महसूस किया आपने। हम्म। अगर नीचे का 10 नहीं उड़ाओगे तो दिक्कत आएगी ना भाई, नीचे का 10 नहीं उड़ाओगे तो आखिरी में, इसका मतलब कि ऊपर आखिरी में कहीं यहां पे दशमलव भी नहीं है, जीरो भी नहीं है, मतलब ये नीचे कुछ नहीं बचेगा, पूरा पूरा भाग जाएगा, तो उसको उड़ाना तो पड़ेगा ना। ठीक है, प्री 2024 एकदम ताजा सवाल है आपके लिए। हाँ, नीचे कुछ नहीं रखना है ना आपको, या तो नीचे और ऊपर फिर एक एक संख्या बचे, या नीचे फिर कुछ ना हो, तभी तो आप अच्छे से निकाल पाओगे। 8,75 प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर 8,400 की राशि 11,046 हो जाती है। उसी ब्याज दर उसी समय में 9,600 की राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा, बताओ। जादू।
हो गया भाई, बता दूं? चलो, अगर आपने साधारण ब्याज पढ़ा है तो देखो इसमें क्या बोला है कि भाई हमने 8,400 रुपए दिए जो 11,046 हो गए इस ब्याज की दर से। उसी दर उसी समय से 9,600 रुपए की राशि पर कितना ब्याज मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में सेम है, टाइम दोनों में सेम है, तो समझना मेरे पास 8,400 रुपए थे जो 11,046 हो गए, तो 9,600 रुपए कितने बन जाएंगे। समझना, हम ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों का सेम है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम अलग अलग होता तो फिर ऐसे नहीं कर पाते, आपको पूरा पूरा करना पड़ता। बट वही शर्त यहां लग रही है, वही शर्त यहां कि भाई 8,400 ये बन गए तो 9,600 क्या बनेंगे। क्लियर है? अब इससे एक बात समझो कि नीचे जो हमने लिखा है दोनों तरफ, ये भी प्रिंसिपल है, ये भी प्रिंसिपल है, ये भी मूलधन है, ये भी मूलधन है। ऊपर जो हमने लिखा है वो क्या है, ये भी अमाउंट, ये अमाउंट है तो ये भी अमाउंट आएगा। मतलब ये भी अगर मिश्रधन होगा तो ये भी मिश्रधन होगा। पर आपसे मिश्रधन नहीं पूछा है, आपसे पूछा ब्याज है, आपसे पूछा इंटरेस्ट है। तो समझना, आराम से समझना। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 9,600 भी इधर जाएगा। तो अब एक चीज समझो, 6 का गुणा 0 से करूंगा, ठीक है, तो आखिरी में 0 ही आना है। और नीचे भी क्या है आपके पास, अच्छा, या फिर एक काम कर लो, आप ऐसा कर लो, 0 आ गया, ये आ गया, आप ऐसा करो, यहां पे 2 0 से 2 0 तो गए, तो 6 और 6 36 का 6 आ गया। इधर क्या बचा भाई, इधर आपके पास बचा 4। और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा x। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो x है ये अपने आप में अमाउंट है। अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी आंसर यहां आएगा, जो भी यहां आएगा उसमें से आपको प्रिंसिपल माइनस करना पड़ेगा। मिश्रधन में से मूलधन घटाते हैं तब जाके ही तो ब्याज आता है, हाँ या ना? तब जाके ही आपको क्या मिलेगा, तब जाके आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ठीक है, अब ये बताओ कि 4 में किसका गुणा करें कि 6 आ जाए। तो भाई 4 इंटू 4 होता है 16 का 6, और 4 इंटू 6 तो 24 होता है। बाकी और कुछ हो नहीं सकता, आप किसी भी संख्या गुणा कर लो। तो एकमात्र संख्या है कि 4 में 4 का गुणा होने पर ही आखिरी में 6 आएगा। मतलब जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में 4 आएगा। ठीक है, ये क्या है, ये आपका मिश्रधन कहलाएगा, ये आपका अमाउंट कहलाएगा, है ना? अब मिश्रधन में से मुझे मूलधन माइनस करना पड़ेगा, प्रिंसिपल माइनस करना पड़ेगा, जो कितना है, जो कि 9,600 है। क्या है, 9,600 है। तब जाके मुझे पता चलेगा कि भाई ब्याज कितना आएगा, इंटरेस्ट कितना आएगा। तो 4 में से 0 जाएगा, 4 ही आएगा। यानी इकाई अंक कितना आना है, 4 आना है। और 4 एक ही ऑप्शन में है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। डी 3024 इज योर आंसर। ये मूलधन है तो ये दोनों मिश्रधन है, तो जो भी आंसर आएगा वो आपके मिश्रधन में आएगा। तो भाई 4 में 4 का गुणा होने पर ही, 4 में 4 का गुणा होने पर ही 6 आएगा। मतलब जो भी आंसर है उसके लास्ट में 4 आएगा। पर ये तो मिश्रधन आएगा, मुझे तो ब्याज चाहिए, तो मिश्रधन में से मूलधन घटाना पड़ेगा। और मूलधन कितना है, 9,600 है। तो 4 में से 0 गया 4, यानी ब्याज जो भी आएगा वो लास्ट में 4 ही आएगा। और 4 वाला एक ही ऑप्शन है। तो बस बधाइयां। आया मजा? डन। हाँ, एक और बहुत अच्छा कोई कह रहा है कि सर 4 में 9 का गुणा होने पर भी तो 36 का 6 आता है। तो उस केस में क्या हो जाएगा भाई, वो भी बिल्कुल सही पॉसिबिलिटी है, वो भी मैं बता देता हूं।
इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा आप अगर इकाई अंकों पे ध्यान दोगे तो 9 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है। 9 इंटू 4 36 का 6, तो आपका जो भी आंसर आएगा उसमें लास्ट में 9 आएगा, और यहां पे आप उसमें से 9600 माइनस करोगे तो इकाई अंक 9 आएगा, लेकिन 9 ऑप्शन में है नहीं, देखो कहीं पे भी 9 नहीं है। तो वो बात बिल्कुल ठीक है कि 9 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन 4 है ऑप्शन में, 9 नहीं है, इसलिए 4 वाला ही आंसर माना जाएगा। चलें आगे। सोचो अगर ये सब कला आपने प्रैक्टिस करके सीख ली तो क्या होगा, लोग आपके पैरों में गिर पड़ेंगे, आप ऐसे ऐसे एग्जाम्स निकालोगे, रैंक लाओगे, मजा आ जाएगा। हम्म ब्याज की गणना 5 मासिक, अब चक्रवृद्धि ब्याज आता होगा तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। 5 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर 15% की दर से 8,192 रुपए 1/1/4 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। देखो भाई, पहली बात, आपको 5-5 महीने का कैलकुलेशन करना है, तो आपके पास है 1 सही 1/4। 1 साल का मतलब होता है 12 महीने, और 1/4 का मतलब होता है 3 महीने, यानी टोटल कितने महीने, टोटल 15 महीने। तो 5-5 महीने आप कितनी बार यूज करोगे, 3 बार यूज करोगे, यानी 3 साल के हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फिर से बात सुनो, 1 साल का मतलब 12 महीने, 1/4 साल का मतलब 3 महीने, टोटल 15 महीने, और आपको हर 5 महीने में ब्याज लगाना है, यानी 15 महीनों में कितनी बार ब्याज लगाना है, 3 बार ब्याज लगाना है। तो 3 बार का मतलब हो गया 3 साल, एक बात खत्म। दूसरी बात कि आपके पास ब्याज की दर 15% है, और इसको आप भाग किससे दोगे, इसको आप भाग दोगे 12 से। 15% 12 महीने का ब्याज है, लेकिन आपको कितने महीने चलाना है, आपको मात्र 5 महीने करना है ना। तो 5 का गुणा कर दिया, 3 से कैंसिल कर दिया 4 बार, 3 से कैंसिल कर दिया आपने 5 बार, 3 चौक 12, 3 इंटू 5 15। और क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। तो ये हो गया 5 और 5 25, बटे में आ गया 4, और परसेंटेज का आ गया 100। 25 से इसको उड़ाओगे तो ब्याज की दर चलेगी 1/16, यानी 16 पर 1 रुपए ब्याज लगाना है, और ऐसा कितनी बार लगाना है, 3 बार। अब ये बेसिक बात है ना, इतना समझ में आ गया। हम्म डन है। 15% अगर 12 महीने का ब्याज है तो 5 महीने का कितना, 5 का गुणा क्यों किया, क्योंकि 5 मंथली, 5 मासिक कैलकुलेशन आपको करना है। तो आपने सॉल्व किया तो आया 1/16। अब ध्यान से सुनना, 8,192 रुपए पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, तो आपका मूलधन कितना हो गया, 8,192। इस पर आपको 16 पर 1 रुपए ब्याज लगाना है, यानी 17/16 करना है, और ऐसा कितनी बार करना है, 3 बार करना है, क्योंकि 5-5-5 15 महीने पर इससे मिश्रधन मिलेगा। तो लास्ट में आपको मूलधन माइनस करना पड़ेगा, यानी 8,192। अब ये डिजिटल सम से भी हो सकता है, याद करो डिजिटल सम में भी सिखाई थी ये चीजें मैंने आपको, है ना। तो इससे आपको मिलेगा मिश्रधन, और मिश्रधन में से आप मूलधन माइनस करोगे तब ब्याज मिलेगा। तो इसका इकाई अंक कितना है भाई, 2 है ना। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 7 का घन 7 का क्यूब होता है 343 का 3, 6 का घन कितना होता है, 6 का घन होता है 216 का 6। तो ये दोनों टकराएंगे तो ये बनेगा 3 दूनी 6, और नीचे भी 6 आ जाएगा, और यहां पे इकाई अंक क्या चल रहा है, 2 चल रहा है। अब 6 में इसको ऐसे मत करना कि 6 से 6 काट दो, 6 में किसका गुणा करें कि 6 आ जाए, तो भाई 6 एकम 6 भी होता है ना। 6 और 6 भी 36 होता है, और 6 इंटू 8 7 9 कुछ भी नहीं होता। दो ऑप्शंस पॉसिबल हैं, ठीक है। अब देखो पॉसिबिलिटी, भाई यहां पे 6 से 6 आ जाए तो पहला ऑप्शन है कि 1 आ जाए, और यहां पे आपके पास क्या है, 2 है। तो 1 में से आप 2 घटाओगे तो 11 में से 2 जाएगा, तो आपका इकाई अंक 9 आना चाहिए, और 9 किसी ऑप्शन में नहीं है। दूसरा ऑप्शन अगर 6 से 6 आए तो 6 होना चाहिए। तो दूसरी पॉसिबिलिटी है कि भाई लास्ट में अगर 6 आ जाए और उसमें से मुझे अगर 2 घटाना है, तो 6 में से 2 गया तो वो कितना आ जाएगा, 4, और 4 वाला ऑप्शन दिख रहा है, यानी बी। बी आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसी थोड़ी पॉसिबिलिटीज तो देख के चलनी पड़ेगी।
आया समझ में? है ना, 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो अगर मैं 1 लूंगा और 1 में से 2 घटाऊंगा तो 11 में से 2 जाएगा, 9 आएगा, 9 किसी ऑप्शन में है नहीं। अगर मैं 6 लूंगा, 6 में से 2 घटाऊंगा तो लास्ट में 4 आएगा और 4 ऑप्शन में है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। गॉट इट? ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, फिर से ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन है, और कल और थोड़े क्वेश्चंस करते हैं इसी प्रकार के, कल आप और बढ़िया सीख जाओगे। आया मजा? कैसा लगा यूनिट डिजिट थोड़ा सा सीख कर आप लोगों को? आनंद की अनुभूति प्राप्त हुई? हम्म, एक को 11 क्यों किया? क्योंकि 1 में से 9 नहीं घटेगा ना, तो एक उधार लेंगे, कैरी करेंगे, तो 11 में से 9 घटाएंगे, तभी तो माइनस होगा। आज टॉपर वाली फीलिंग आ रही है, क्या बात है। ठीक है, चलिए भाई, कल वापस मिलते हैं अपने समय पर। बहुत बहुत धन्यवाद। विनर्स के एप्लीकेशन पर कैलकुलेशन का पहली बार पूरे भारत में आप देखोगे कि स्पेशल कोर्स है, और फीस में तो विनर्स का कोई तोड़ ही नहीं हो सकता है, कि बच्चों का पहले ध्यान रखते हैं कि भाई जिससे सब ज्वाइन हो सके, तो 99 फीस रखी है, जो बहुत ज्यादा नहीं है। आप अभी विनर्स की ऐप पर जाइए, विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप इंस्टॉल करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, उसमें पेड कोर्स में जाना और आपको एक कोर्स दिख जाएगा 99 वाला, इसको ज्वाइन कर लेना। कल से रेगुलर क्लासेस चालू होंगी विनर्स के एप्लीकेशन पर, कैलकुलेशन की स्पेशल क्लास जो मेरी 12 से 1 रहेगी। एक मैथ्स की रेगुलर क्लास अलग चलती, मैथ्स फाउंडेशन की, उसके अलावा 12 से 1 हमारी रेगुलर क्लास चलेगी, जिसमें कैलकुलेशन की सारी ट्रिक्स मैं आपको सिखाऊंगा, और इसका सिलेबस में दिखा ही चुका हूं कि इसमें क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूं। तो आप चाहें तो इससे जुड़ जाइएगा। इसकी पीडीएफ में अभी 5 मिनट के अंदर यहां शेयर कर रहा हूं, तो आप यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा।